नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे हम रोज़ पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पानी। तो शायद आपको लगे कि इसमें क्या नया है ना? लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। मतलब अंतरिक्ष से दिखने वाले महासागरों के विशाल ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम से लेकर हमारे नल से टपकने वाली छोटी सी बूंद की माइक्रो केमिस्ट्री तक। ये पूरी यात्रा वाकई हैरान कर देने वाली है कि कैसे ये दोनों चीज़ें आपस में गहराई से जुड़ी हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस विज्ञान में गोता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर 3 पर गौर करते हैं। ये पृथ्वी पर पानी के वितरण के 3 सबसे महत्वपूर्ण पैमानों को दर्शाता है: कुल जल, मीठा या ताज़ा जल और वायुमंडलीय तथा सतही जल। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हमारे वायुमंडल में मौजूद पानी पृथ्वी के पूरे जल भंडार का एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा है, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। दरअसल जैसे जैसे हवा गर्म होती है, वो ज्यादा पानी सोखने और रोक कर रखने लगती है, और इसी एक चीज से पूरी पृथ्वी के मौसम का संतुलन तय होता है। अगर हम पानी के इन भंडारों को देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हमारे पास आइस कैप्स, ग्लेशियर और महासागरों के रूप में पानी का एक असीमित विशाल भंडार मौजूद है, और दूसरी तरफ है मीठा पानी। वो पानी जिस पर असल में पूरी मानव जाति और हमारे इकोसिस्टम पूरी तरह से टिके हैं। ये हिस्सा बेहद छोटा और नाजुक है। मतलब पृथ्वी के कुल पानी की तुलना में हमारे लिए पीने लायक और सुलभ पानी असल में कितना कम और कीमती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो इस पानी के साथ क्या होता है। आईपीसीसी ने कुछ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ड्राइवर्स, या संक्षेप में कहें तो CIDs की पहचान की है। ये बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसें एक अदृश्य ताकत की तरह काम कर रही हैं। ये गैसें पानी की तीनों अवस्थाओं यानी भाप, तरल और बर्फ के बीच के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ रही हैं। और इसका नतीजा हम अत्यधिक गर्मी, विनाशकारी बाढ़, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और कई इलाकों में भयंकर सूखे के रूप में देख रहे हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं, जिसे विज्ञान में कंपाउंड एक्सट्रीम कहते हैं। जब भयंकर गर्मी से जंगलों में आग लगती है तो उसकी काली राख उड़कर साफ सफेद बर्फ या स्नोपैक पर जमा हो जाती है। अब आग लगने से पहले ये सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती थी, जिसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन राख से ढकी काली बर्फ सूरज की गर्मी को तेजी से सोखने लगती है। इससे बर्फ समय से बहुत पहले पिघल जाती है, और फिर आने वाले कई दशकों तक उस पूरे इलाके में पानी की भारी किल्लत पैदा कर देती है। खैर, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, यानी जलवायु की विशाल ताकतें जो दुनिया भर के जलचक्र को चलाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जब यही जलचक्र नदियों और बादलों से होता हुआ हमारे घरों तक मीठा पानी पहुंचाता है, तो आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर उस पानी के अंदर आखिर क्या छिपा होता है? आइए अब इन विशाल प्रणालियों को छोड़कर पानी की माइक्रोकेमिस्ट्री की ओर चलते हैं। माइक्रोकेमिस्ट्री की ये कहानी शुरू होती है कठोर जल या हार्ड वाटर से। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये वास्तव में है क्या? देखिए, जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है और चट्टानों जैसे कैल्शियम या फेरोमैग्नीशियम वाले पत्थरों के बीच से गुजरता है, तो वो रासायनिक अपक्षय के जरिए उन चट्टानों से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयनों को अपने अंदर घोल लेता है, और बस यही घुले हुए मिनरल्स एक साधारण पानी की बूंद को कठोर बना देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और दिलचस्प चीज है। सारा कठोर जल एक जैसा नहीं होता। कठोरता मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली है अस्थायी या टेम्पररी कठोरता, जो तब बनती है जब पानी में घुलनशील बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ पानी को उबालकर इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी होती है स्थायी कठोरता। इसमें पानी के अंदर ऐसे सल्फेट और क्लोराइड घुले होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, और इन्हें महज उबालने भर से खत्म नहीं किया जा सकता। अब रोजमर्रा की जिंदगी में ये हार्ड वाटर काफी बड़ा सिरदर्द बन सकता है, चाहे वो बर्तनों और पाइपों में जमने वाली कैल्शियम की सफेद पपड़ी हो, या फिर नहाते समय साबुन से झाग का ना बनना। ये सब इसी का नतीजा है। लेकिन और ये बात शायद आपको हैरान कर दे, स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो इसी पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम असल में हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मतलब जो पानी हमारे बर्तनों के लिए परेशानी है, वो हमारे पोषण का भी एक अहम हिस्सा है। तो विज्ञान इस कठोरता को कैसे मापता है? इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक तरीका है जिसे सोप टाइट्रेशन टेस्ट कहते हैं।
इसमें करते क्या है कि 50 क्यूबिक सेंटीमीटर बिना उबला हुआ पानी लेते हैं और उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके साबुन का घोल मिलाते हैं। फिर फ्लास्क को जोर से हिलाकर देखते हैं। अगर झाग बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर झाग की जगह अघुलनशील सफेद कण, जिन्हें अवक्षेप कहा जाता है, बन रहे हैं तो समझ लीजिए पानी हार्ड है। ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये झाग बनता क्यों नहीं है? उस जिद्दी सफेद मैल के पीछे की केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है। दरअसल साबुन मुख्य रूप से सोडियम स्टीयरेट जैसे लंबे फैटी एसिड से बना होता है। जब ये साबुन कठोर पानी के संपर्क में आता है तो पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के सोडियम को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। इस रासायनिक अदला बदली से एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे स्कम या मैल कहते हैं, और इसी वजह से साबुन की सफाई करने की सारी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब जाहिर है, जब पानी की कठोरता की ऐसी समस्या थी तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को कोई न कोई समाधान निकालना ही था। इस टाइमलाइन को देखिए। समय के साथ पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1792 में निकोलस लेब्लांक द्वारा शुरू की गई शुरुआती प्रक्रिया से लेकर 1861 की क्रांतिकारी सोलवे प्रक्रिया और फिर 1930 के दशक तक आई हाउ की प्रक्रिया तक इंडस्ट्री लगातार बेहतर, सुरक्षित और कुशल तरीके खोज रही थी। अगर हम इन शुरुआती तरीकों की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। पहली विधि यानी ले ब्लैंक प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बेहद प्रदूषणकारी थी। ये हवा में खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती थी और भारी मात्रा में जहरीला कचरा पैदा करती थी। लेकिन फिर आई सोल्वे प्रक्रिया। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक सच्चा मास्टरपीस थी। इसने अमोनिया को बार बार रिसाइकिल करने का एक ऐसा शानदार और किफ़ायती तरीका निकाला जिसने पूरी दुनिया में सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन की दिशा ही बदल दी। और आज यही वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट हमारे घरों में पानी की कठोरता से लड़ता है। ये पानी में से जिद्दी कैल्शियम को अलग कर देता है, जिससे पानी नरम हो जाता है। साथ ही ये साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करता है, जो तेल और ग्रीस को पानी में घुलनशील बना देती है। तो जरा सोचिए, जो यात्रा वैश्विक स्तर के बड़े उद्योगों से शुरू हुई थी, वो आज हमारे घरों की लॉन्ड्री और सफाई व्यवस्था पर आकर कितनी अहम हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझे? विशाल महासागरों से लेकर हमारे घर के नल तक सब कुछ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण बदलता जलचक्र सिर्फ दूर के ग्लेशियरों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है। वायुमंडल से लेकर बादलों से गिरने वाली बारिश, चट्टानों के खनिजों और अंततः हमारे पानी के ग्लास तक ये एक निरंतर और अखंड कहानी है। वैश्विक जलवायु की स्थिरता और हमारे रोजमर्रा के पानी की माइक्रोकेमिस्ट्री वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे